हम्म। आज के सेशन में मेरे साथ हैं प्रतियोगी परीक्षाओं के विख्यात शिक्षक और गणित और रीजनिंग के जादूगर अजय सर। आज अजय सर से जानने वाले हैं हम कि छात्रों को कौन कौन सी समस्याएं आती हैं प्रतियोगी परीक्षा के दौरान और कौन कौन से छात्र किन किन प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं विस्तार से अजय सर के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए छात्रों के लिए आज का पूरा सेशन है। तो आज ये हैं अजय सर और आप सबसे पहले तो आप को परिचय की ज़रूरत है नहीं और आपने बहुत बड़े बड़े कोचिंग संस्थानों में आपने पढ़ाया है, तब भी मैं पूछना चाहूँगा कि आपने अभी तक कहाँ कहाँ पढ़ाया है और कुल कितने वर्षों का आपको शिक्षण का अनुभव रहा है। मुझे करीब मैंने जो शिक्षक से स्टार्टिंग की थी, मतलब टीचिंग से, वो 2016 से की थी दिल्ली से। जी जी। तब से धीरे धीरे कारवां चलता रहा। दिल्ली हो गया, फिर 2 साल छतरपुर एमपी हो गया, फिर 3-4 साल इलाहाबाद प्रयागराज में बड़ी बड़ी कोचिंग, चाहे वो आईएएस की हो, चाहे वनडे एग्ज़ाम की हो, घटना चक्र जैसी बड़े बड़े प्लेटफॉर्म उसमें शामिल हैं। तो कुल मिला के मुझे 9 ईयर प्लस यानी 10वां साल चल रहा होगा। 10 वर्षों का आपको शिक्षण का अनुभव है। ये बहुत ज़्यादा शिक्षण का अनुभव है सर को। 10 सालों से, पिछले 10 सालों से पढ़ा रहे हैं। आपने अभी हाल ही में छतरपुर में अध्ययन मंत्रा नाम का शिक्षण संस्थान प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अभी शुरुआत किया है। तो मेरे मन में जिज्ञासा है कि आपने दिल्ली पढ़ाया है, इलाहाबाद में पढ़ाया है, बड़े बड़े संस्थानों में पढ़ाया है, तो आपने छतरपुर में ही अपना संस्थान को आपने ओपन किया है, तो इसका क्या कारण है, इसके पीछे? ये एक अच्छा क्वेश्चन था कि मैंने दिल्ली में पढ़ाया, प्रयागराज में पढ़ाया, तो छतरपुर ही क्यों चुना जब संस्था खोलनी चाहिए। इससे पहले हम दिल्ली, जब हम छतरपुर में 2018 में फर्स्ट टाइम आए थे, तब छतरपुर में कोई बहुत बड़ी कोचिंग नहीं थी। तब यहाँ रविंद्राज आईएएस करके हम यहाँ कोचिंग लेके आए थे, हमारे बड़े भाई अभिषेक सिंह सेंगर। तब हम आए जब छतरपुर में यहाँ, और फिर हमारी टीम ने जो वर्क किया, 20 मार्च 2020 तक कोचिंग चली थी। उन 2 सालों में जो हमारी टीम ने वर्क किया, हमने वर्क किया, उससे लगभग 300 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं छतरपुर में। 300 बच्चे। तो जब मैं लॉकडाउन लग गया तो कोचिंगें बंद हुई, फिर मैं प्रयागराज में चला गया। तो प्रयागराज में बहुत अपने मित्र वगैरह थे, वहाँ कोचिंग में सेवाएं दे रहा था। मतलब मैंने इस लाइन को नहीं छोड़ा लॉकडाउन में भी। लॉकडाउन में जब बिल्कुल बंद हो गया था तो ऑनलाइन पढ़ाता रहा। उसके बाद जब प्रयागराज गया तो इन बच्चों का जब रिजल्ट आया तो इन 300 बच्चों का कॉल आने लगे हमारे पास कि सर आप दोबारा से छतरपुर में आइए, यहाँ पे मतलब अच्छा कंटेंट नहीं मिल रहा है, कि लाइब्रेरी से आप हमें ऑनलाइन पढ़ना पड़ा है और ऑनलाइन हम उतना अच्छा कर नहीं पा रहे हैं। अगर आप ऑफलाइन यहाँ अगर कोई ब्रांच अगर अपनी डाल देंगे तो यहाँ से हमारा तो सिलेक्शन हो गया, जो हमारे छोटे भाई बहन या हमारे गाँव क्षेत्र के जो बच्चे आ रहे हैं उन्हें अच्छी सेवाएँ फिर से मिल सकें। तो फिर हमने ये छतरपुर चुना। मैं बताना चाहूँगा कि मैं इस छतरपुर ज़िले का ही हूँ और मुझे पता है कि ये बुंदेलखंड है, और मैं जब देखता हूँ कि इंदौर, ग्वालियर और बड़े बड़े शहरों से सिलेक्शन ज़्यादा होते हैं, लेकिन जो बुंदेलखंड का क्षेत्र है ये शिक्षा के क्षेत्र में और सामाजिक क्षेत्र में काफ़ी पीछे है। और यहाँ एक अच्छे संस्थानों की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ से बच्चे, उनके पास टैलेंट है और होशियार बच्चे हैं, लेकिन उनको एक सही मार्गदर्शन, एक गाइड नहीं मिल पाता सही से, ताकि बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो पाता है। आज आप सिलेक्शन लिस्ट में देखोगे तो बहुत कम बच्चे छतरपुर से सेलेक्ट होते हैं। तो शायद यही कारण रहा है कि इतने अच्छे शिक्षक हैं, और यही कारण रहा है कि बच्चों ने फ़ोन कर करके इन सर को इनवाइट किया है। और सर ने कोरोना काल, जैसा इन्होंने बताया, सर ने कोरोना काल में भी इन्होंने छात्रों का साथ नहीं छोड़ा। जब बड़े बड़े शिक्षण संस्थानों ने छात्रों को अकेला छोड़ दिया था, मझधार में छोड़ दिया था, सर तब भी कोरोना काल में भी छात्रों के साथ खड़े रहे। ये बहुत अच्छी बात है। मेरा एक और सवाल है आपसे कि जैसे कि मैं सुनता हूँ एसएससी की तैयारी के लिए, तो सबसे पहले मेरे दिमाग में आता है, या बच्चे के दिमाग में भी आता होगा, कि ये एसएससी क्या होता है, ये एसएससी है क्या। और जैसे हम सुनते हैं कि पुलिस की नौकरी, तो हम बच्चे को समझ में आ जाता है कि हाँ ये पुलिस की वर्दी पहनेगा, पुलिस बनेगा। पटवारी की वर्दी, तो हाँ ठीक है, पटवारी बन जाएगा। लेकिन ये एसएससी से समझ नहीं आता कि नौकरी कौन सी करेगा, क्या इसमें कैसी नौकरी होगी, कहाँ होगी। तो
तो मैं जानना चाहूँगा कि एसएससी क्या होता है और इसमें कौन कौन से विभागों में कौन कौन सी सर्विसेज में आती हैं। सबसे पहले तो एसएससी के बारे में हम बता दें कि आपके छतरपुर में 2018 से पहले एसएससी का बहुत अच्छे से तैयारी नहीं होती थी। एक्चुअली यहाँ एसएससी लॉन्च करने वाली फर्स्ट कोचिंग हमारी थी। अच्छा। एसएससी मतलब स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, एक बोर्ड है जो कई एग्जाम कंडक्ट कराता है, जैसे कि यूपीएससी और एमपीपीएससी के जो लोक सेवा आयोग। हाँ, उसी हिसाब से ये आप मिनी आईएएस बोल सकते हैं एसएससी सीजीएल को। अच्छा। तो एसएससी में कई तरह के एग्जाम है जो ग्रेजुएशन लेवल पे है, 12th लेवल पे है, 10th लेवल पे है। तो कई सारे डिपार्टमेंट, जैसे एक एसएससी सीजीएल हो गया जिसमें ग्रेजुएशन से आप कर सकते हैं, जिसमें आपको इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हो गया, एक्साइज इंस्पेक्टर हो गया, प्रिवेंटिव हो गया, सीबीआई इंस्पेक्टर हो गया, आपका इन्फोर्समेंट ऑफिसर असिस्टेंट हो गया। ये सारी आप सीजीएल के थ्रू आप उसमें बन सकते हैं। दूसरा है कि अगर आपको सब इंस्पेक्टर बनना है आपको, तो उसके लिए है आपका सीपीयू, सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें आप जो भी हमारी सेंट्रल पुलिस है, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और बीएसएफ हो गया, और दिल्ली पुलिस में जो इंस्पेक्टर बनते हैं वो सीपीओ के थ्रू बनेंगे। फिर हमारा 12th लेवल पे रहता है सीएसएसएल एग्जाम, ठीक है। इसमें आप लोअर डिविजनल क्लर्क बनते हैं जो भी अपनी हमारी मिनिस्ट्री हैं। अच्छा। और एक है जीडी, एसएससी जीडी, जो भी हमारी सेंट्रल पुलिस में, इसमें से कांस्टेबल जो भर्ती होती है वो एसएससी जीडी में होती हैं। एक एमटीएस है, तो इसमें आप सी ग्रेड की जो जॉब होती है वो आपको एमटीएस में मिलेगी। ऐसी बहुत सारी जॉब है, तो अलग अलग डिपार्टमेंट है जो एसएससी कराता है। तो एसएससी एक प्रतियोगी परीक्षा करवाने वाली संस्था है जैसे सर ने बताया है, और इसमें बहुत सारी नौकरियां हैं। लगभग सर ये बता पाएंगे कुछ कि लगभग सालाना लगभग कितनी नौकरियां ये यहाँ से? सभी को पहले तो बहुत सारी वैकेंसी आती थी, अभी भी अगर हम सबको मिला लें तो 20,000 प्लस वैकेंसी एसएससी हमेशा निकालता है अपने विभिन्न डिपार्टमेंटों में। और इसकी भीड़ बहुत ज़्यादा, बच्चा इसकी तरफ बहुत है, और इसकी तैयारी भी बहुत आसान है। आपका सिंपल सा मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस, और जैसे कि किसी को मैथ से डर लगता है कि हाँ, एक पोस्ट और है स्टेनोग्राफर। अच्छा। जिसमें अगर जिसको मैथ नहीं आता हो वो जिसकी स्टेनो आप तैयारी करें, और एक इंग्लिश का पेपर होता है जिससे आप स्टेनो में भी मतलब अच्छे अपॉर्चुनिटी है, उसमें इनकम टैक्स के बराबर आपकी सैलरी रहती है। अच्छा। तो इसमें एसएससी की तैयारी में बहुत सारे नौकरियों के चांस रहते हैं। लगभग जैसे सर ने बताया 20-30 हज़ार भर्तियां हर साल होती हैं। तो मतलब बच्चे यदि इसकी तैयारी करें तो मतलब ऐसा है 1-2 साल में उसकी नौकरी लग जाएगी। हाँ, अगर आप कह सकते सही मार्गदर्शन में तैयारी करते हैं तो कोई भी वनडे एग्जाम, मैं तो ये मानता हूँ कि 1 साल पर्याप्त है। पर्याप्त है 1 साल। अगर आप कोई बच्चा 5 साल तक वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहा है या पंचवर्षीय योजना में जा रहा है, तो कहीं ना कहीं उसको सही मार्गदर्शन नहीं मिला। सही मार्गदर्शन, बात सही है। ये जो एसएससी की तैयारी है तो 1-1.5 साल के अंदर पर्याप्त तैयारी हो जाती है 1 साल में, और लगभग 2 सालों के अंदर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उसको नौकरी मिल जाती है। लेकिन यदि बच्चा इससे ज़्यादा लगा हुआ है तो कहीं ना कहीं मार्गदर्शन में, उसके गाइड में, या कहीं ना कहीं उसमें कमियां हैं, ये बात। हाँ, लॉकडाउन के बाद बच्चों में एक कमी और आई है। जी। जैसे कि कोई बच्चा है जिसने एक बार तैयारी किसी भी ऑफलाइन कोचिंग में कर ली है, तो वो अपना लाइब्रेरी में बैठ के या घर पे बैठ के रिवीजन करके एग्जाम निकाल सकता है। लेकिन जब से लॉकडाउन के बाद जो लाइब्रेरी का चलन आया है हर क्षेत्र में, हर स्टेट में, हर जिले में, तो उससे क्या है कि जो नया बच्चा, फ्रेशर बच्चा आ रहा है 12th के बाद, ये सारी चीज़ें, ये तो डायरेक्ट जो लाइब्रेरी में जा रहे हैं और बैठे रहते समय बर्बाद करते हैं। अच्छी तैयारी किसी भी टीचर के, चाहे आप किसी भी राज्य में पढ़ रहे हो, किसी भी ज़िले में पढ़ रहे हो, तो हर ज़िले में, हर राज्य में बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं जो आपको ऑफलाइन बहुत अच्छा मार्गदर्शन करते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं। लेकिन बच्चा क्या है कि ऑनलाइन की तरफ ज़्यादा भाग रहा है, तो ये ऑनलाइन बहुत बड़ी समस्या है। एक बात निकल के यहाँ पे यही है कि कोरोना काल में जो पहले से तैयारी की हुए बच्चे थे, तो उन्होंने लाइब्रेरी में अपनी तैयारी शुरू की। तो नए जो बच्चे हैं उनको लगा कि ये लाइब्रेरी में बस में तैयारी कर रहे हैं और फिर ये एग्ज़ाम निकाल पा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। उन्होंने पहले ऑफलाइन कोचिंग कर रखी थी। अब नए बच्चे ये नहीं समझ रहे हैं कि पहले 1-8 साल हमको किसी ऑफलाइन कोचिंग, अच्छे संस्थान में, किसी अच्छे शिक्षक के मार्गदर्शन में हमको तैयारी करनी चाहिए। उसके बाद आप सेल्फ स्टडी आप घर में लाइब्रेरी में कर सकते हैं। नहीं, जैसे ऑनलाइन कई प्लेटफॉर्म है, और
उसमें जो चर्चित हैं कई सारे, तो उसमें कई सिलेक्शन होते हैं, वो सेमिनार करते हैं। तो सेमिनार करते हैं तो जो नए बच्चे देखते हैं कि इतना सारा सिलेक्शन यहाँ से हुआ है तो ऑनलाइन ज़्यादा बेस्ट है, ऑफलाइन नहीं। लेकिन मैं उन बच्चों से कहना चाहूँगा कि जितने भी ऑनलाइन सिलेक्शन होते हैं, आप कभी उन सिलेक्टिव जो स्टूडेंट्स हैं उनसे मिलना। उसमें 90% स्टूडेंट ऐसे होंगे जो उससे पहले 2-3 साल कहीं ना कहीं ऑफलाइन कोचिंग में किसी टीचर के मार्गदर्शन में जरूर पढ़े होंगे, केवल ऑनलाइन से ही उनका सिलेक्शन नहीं हुआ होगा। और कई बार तो मुझे ये देखने में आता है, तो जो बड़े बड़े कोचिंग संस्थान दिखावा करते हैं कि हमने इतने सिलेक्शन दे दिए, कई बार उनके फर्जी भी होते हैं, वो मतलब कहीं पर पैसे दे के या ऐसा कुछ करके भी ऐसा कुछ कर देते हैं। हाँ, ये अपना अलग, हाँ, ऐसा हो सकता है अपना ऑनलाइन, इस पे तो मैं ज़्यादा नहीं करूँगा। लेकिन हाँ, जितने भी ऑनलाइन वाले बच्चे जो सिलेक्ट होते हैं वो किसी ना किसी ऑफलाइन बैच में 90% प्लस बच्चे पहले से तैयारी कर चुके होते हैं। तो कभी आपने देखा होगा कि जब नंबर 1 का टैग लगता है तो एक ही कोचिंग संस्थान उनका फोटो नहीं लगाते, कई संस्थान उनसे लगाते ऑफलाइन से ऑनलाइन। तो यानी कि उन कोचिंगों में वो कहीं ना कहीं मार्गदर्शन लेने गया होगा बच्चा। और मेरे पास आज काफ़ी मैसेज आए हैं। और कुछ छात्रों ने एक प्रश्न किया है, मतलब कि छोटे छात्र हैं वो, कि कई बार वो छात्र पूछते भी हैं, यदि किसी बच्चे को मान लो एसएससी की तरफ जाना है, एसएससी सीजीएल की तरफ जाना है, तो 10वीं के बाद वो कौन सा विषय का चयन करे? क्योंकि 10वीं के बाद एक विषय चयन होता है, मध्य प्रदेश में हो चाहे उत्तर प्रदेश में हो, कि बच्चा मैथ ले रहा है, बायो ले रहा है, आर्ट ले रहा है, कॉमर्स ले रहा है। तो यदि किसी बच्चे को एसएससी की तैयारी करनी है तो 10वीं से कौन सा विषय लेना चाहिए? विषय से देखो, जैसे एसएससी की तैयारी करें या किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी करें तो उसमें मैथ का बहुत बड़ा खेल रहता है। अच्छा। और मैथ और रीजनिंग, जैसे कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैथ आएगा, रीजनिंग आएगी, इंग्लिश आएगी, जीएस आएगी और हिंदी आएगी। लेकिन मैथ और रीजनिंग 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें अगर किसी एग्जाम में 100 नंबर का मैथ और रीजनिंग आता है और किसी बच्चे का मैथ और रीजनिंग बहुत अच्छा है और वो पूरे क्वेश्चन करके आया है, तो उसके कोई 99 करने वाला नहीं है। बाकी की जीएस तो आप भी जीएस पढ़ाए हैं तो आपको पता है कि जीएस में जरूरी नहीं कि बच्चा चाहे कितना भी पढ़ ले कि 50 में से 50 मार्क्स ले आए। ऐसा भी हो सकता है किसी एग्जाम में 50 में वो 40 लाए, और ऐसा भी हो सकता है अगले एग्जाम में 50 में 10 ना कर पाए। इसलिए मैं देखता हूँ कि सेम इंग्लिश में, गणित में तो 100 में से 100 भी आ जाते हैं, लेकिन सोशल या आर्ट या कला वाले विषयों में 100 में से 100 बच्चे नहीं ला पाते। बिल्कुल वही। तो हमें तो ये कहे कि मैथ जरूर चुने। और मेरे पास भी कई बार बच्चे आते हैं, जैसे ही वो 12th पास करते हैं तो उनके मन में जिज्ञासा होती है, सर हम तैयारी किसकी करें? क्या पीएससी की तरफ जाएं या यूपीएससी की तरफ जाएं या एसएससी की तरफ जाएं? तो बच्चों के मन में बड़ा कन्फ्यूजन होता है। तो किन बच्चों को एसएससी की तरफ आना चाहिए? एसएससी की तरफ उन बच्चों को आना चाहिए जिनका मतलब बेस बहुत स्ट्रॉन्ग है और जिनको मैथ से जिनको मैथ में इंटरेस्ट है। अब जिसका जीएस में इंटरेस्ट है तो वो ग्रेजुएशन में बीए कर सकता है, और जिस राज्य का है उसकी पीएससी की तैयारी कर सकता है और यूपीएससी में भी जा सकता है। और हाँ, जो यूपीएससी की तैयारी या एमपीपीएससी की तैयारी करते हैं जो मिडिल क्लास गांवों से हैं, तो वो ऐसा भी कर सकते हैं। उनके लिए ज़्यादा फायदेमंद ये है कि जैसे यूपीएससी में बहुत कम वैकेंसी होती है, अब आज कंपटीशन बढ़ गया और लाखों बच्चे देते हैं, वैकेंसी आती है, लाखों बच्चे देते हैं। सेम पीएससी वगैरह में जिस राज्य के, लेकिन वनडे कोई भी एग्जाम हो, अगर आपने वनडे एग्जाम की 1 साल अच्छे से प्रिपरेशन कर ली तो आप बहुत अच्छे से उसे एग्जाम को निकाल सकते हैं, जिससे आपकी पैसों की दिक्कत दूर हो जाएगी। जैसे कि आप पीएससी करने गए या यूपीएससी तैयारी करने गए और आपकी फैमिली की उतनी क्षमता नहीं है, तो आप 1 साल तैयारी की, 2 साल तैयारी की, 30 साल के बाद आपका भी डिप्रेशन में जाने लगे क्योंकि घर से पैसा नहीं मिलेगा, सिलेक्शन नहीं। लेकिन अगर आपने एक जॉब पा ली, अभी आप यूपीएससी के लास्ट ईयर 4-5 ईयर के अगर आप रिजल्ट देखोगे तो शुरुआती जो रिजल्ट रहे होंगे, तो चाहे टॉप नंबर 1 हो चाहे नंबर 2nd 3rd, ये पहले से किसी ना किसी डिपार्टमेंट में काम कर रहे थे। कई एसएससी सीजीएल सेलेक्टेड बच्चे यूपीएससी में सिलेक्ट हुए। तो मेरा ये अच्छा है कि आप एक बार अच्छे से तैयारी करो वनडे एग्जाम की, और वहां से सिलेक्शन लेके फिर आप यूपीएससी एमपीपीएससी कोई भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। एक सवाल और आया था कि जैसे कि कोई बच्चा एसएससी की तैयारी कर रहा है, जैसे मध्य प्रदेश में है, तो मध्य प्रदेश में यहाँ की एमपीपी भी पहले उसको व्यापक कहते थे, तो ये भी बहुत सारी वैकेंसी निकालती है अलग अलग तरीके से। तो जो एसएससी का सिलेबस है, क्या वो एमपीपी पीईबी के सिलेबस
कुछ मैच होता है या कुछ अलग से भी इसका प्रिपरेशन करना होता देखिए, जैसे अगर बच्चा एसएससी सीजीएल की तैयारी करता है, अच्छा। तो जिसमें जब मैथ पढ़ाया जाता है, जैसे मैं ही पढ़ाता हूँ, तो हम बहुत जीरो लेवल से स्टार्ट करते हैं मैथ को। हम ये मान के चलते हैं कि बच्चे को कुछ नहीं आता, जी। और जीरो लेवल से जितना हाई लेवल हो सकता है एग्जाम का, वनडे एग्जाम का, वहां तक ले जाने की कोशिश करते हैं। जिससे अगर आप एसएससी सीजीएल की तैयारी करते हैं तो उसके बाद आप चाहे पुलिस का एग्जाम दें, चाहे जीडी के, और पुलिस के बाद एसआई हो गया, और जितने भी राज्य स्तरीय भी परीक्षाएं हैं, आप आराम से उसे क्रैक कर सकते हैं। मतलब यदि एसएससी की तैयारी किसी ने सीजीएल की कर ली, तो एसआई वगैरह या अन्य भी जैसे पटवारी आती हैं, या बहुत सारे एग्जाम आते हैं, और अब तो दूसरे स्टेट भी एग्जाम निकालते हैं, तो व्यक्ति किसी भी स्टेट में भी एग्जाम सीजीएल की तैयारी करके मतलब कि बच्चे का मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस इतना स्ट्रांग हो जाता है कि बहुत सारे एग्जाम निकाल सकता है। बाकी के जैसे हिंदी बचा, तो उसकी एक हिंदी स्पेशल क्लास चला दी, वहां से आपने हिंदी कवर कर ली। जिसमें कहीं में एमपीजी के आता, यूपीजी के आता, उसकी अलग से क्लास कर ली। बस मैथ, रीजनिंग, जीएस पढ़ने की आपको दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब यदि किसी ने एसएससी सीजीएल की तैयारी कर ली तो 1-1.5 साल में उसकी नौकरी लगना तय है आराम से, अगर सही मार्गदर्शन और अच्छा। हाँ, एक और चीज, लाइब्रेरी में जब बच्चा जाता है तो 6-6, 8-8 घंटे की शिफ्ट ले लेता है, और इतना कहता है कि 8 घंटे पढ़ रहे हैं, 9 घंटे पढ़ रहे हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि आप कहीं भी पढ़ते हैं, और किसी भी वनडे एग्जाम का आप अगर 4 से 5 घंटे ईमानदारी से अगर 6 महीने भी दे दिए, 6 से 8 महीने दे दिए, तो आप कोई भी वनडे एग्जाम निकाल सकते हैं। लेकिन मैं उन बच्चों से कहना चाहता हूँ जिनका नहीं होता, वो कह रहे कि ज़्यादातर बच्चों में क्या है कि परीक्षा देने आए, किसी शहर में तैयारी करने आए, मतलब परीक्षा की, अब शुरू में तो उनमें जोश रहता है, तो शुरू में 8-8, 10-10 घंटे पढ़ लेंगे 4-5 दिन। उसके बाद वो क्या करेंगे कि मतलब कि 8 दिन का गैप हो गया, 15 दिन का गैप हो गया, 20 दिन का गैप हो गया, और इतना गैप देने के बाद फिर से 3-4 घंटे, ऐसा नहीं। आप चाहे 4 घंटे पढ़ो, लेकिन कंटिन्यूटी के साथ पढ़ो। जी जी। 4 घंटा आपको पर डे देना ही है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो 6 से 8 महीने में कोई भी एग्जाम निकाल सकते हैं। रेगुलर पढ़ना है, गैप रेगुलरिटी बहुत जरूरी है। कुछ बच्चे करते हैं कि 4 दिन पढ़ लिए, हाँ जी जी, 12-12 घंटा, फिर उन्हें 2 दिन बिल्कुल गैप कर दिया। तो ऐसा नहीं करना है, भले चाहे 4 घंटे पढ़े रेगुलर। शुरू में बहुत जोश रहता है, जैसे किसी भी शहर में तैयारी करने गए, मोटिवेशन उनको मिल जाता है। किसी शहर में तैयारी करने गए तो शुरू में ऐसा भी होता है कि बच्चे अपनी तैयारी करते रहे, और तैयारी करने के बाद जैसे कभी घर जाना हुआ, तो घर पे जब जाएंगे तो उनके बैग में आपको कपड़ों से ज्यादा किताबें मिलेंगी कि ये कंटिन्यूटी नहीं तोड़ेंगे, घर पे जाके भी पढ़ेंगे। लेकिन जब वो 3-4 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद जब घर से लौट के आते हैं, तब आप देखते हैं कि जो किताबें जैसे बंद होके गई थी वैसी ही बंद होके शहर में आती है। मेरा तो मानना है तैयारी के लिए आंतरिक मोटिवेशन की जरूरत होती है, और ये कोई बढ़िया ही शिक्षक ही आपको दे सकता है। और मेरा एक सवाल और है, अध्ययन मंत्रा जो कोचिंग संस्थान जो आपने फाउंडर हैं, आपने शुरू किया है, तो अध्ययन मंत्रा संस्थान जो छतरपुर में है, ये छतरपुर के बच्चों को क्या क्या देने वाला है? अब मेरी तो जिज्ञासा उत्पन्न हो गई, ये क्या क्या विशेष देने वाला है, ताकि यहाँ के बच्चे जो मतलब बहुत नाम मात्र के जो सिलेक्शन पाते हैं, वो कम से कम उनका नाम होने लगे कि हमारा छतरपुर भी ग्वालियर, इंदौर जैसे, भोपाल जैसे जिलों से लगभग कंपेयर होने लगे इस शिक्षा के क्षेत्र में, उतने बच्चे सिलेक्शन होने लगे। अध्ययन मंत्रा कोचिंग पूरा सिलेक्शन के लिए काम कर रही है। सिलेक्शन हमारे यहाँ जितनी भी फैकल्टी पढ़ाएंगी, खुद सिलेक्शन वाली टीम पढ़ाएंगे। जैसे मुझे 10 साल का एक्सपीरियंस हो गया तो मैथ रीजनिंग में, तो जीएस भी हमारे यहाँ सब वही टीचर हैं जिन्होंने यूपीएससी मेंस निकाला या इंटरव्यू दिया है, जो और कई 5 साल से ज़्यादा किसी बड़े शहरों में पढ़ा चुके हैं। तो हमारी जो जीएस हो, चाहे इंग्लिश की फैकल्टी हो, चाहे कोई भी, सब ये हमारी बाहर से आएंगी, चाहे दिल्ली से आए वो, चाहे प्रयागराज से आए, और जिन्होंने अच्छा खासा अनुभव लिया है इस क्षेत्र में, उन्होंने भी कई बच्चों के मार्गदर्शन में सैकड़ों बच्चों को जो सिलेक्शन दिलाया है, और जिन्होंने सिलेक्शन दिलाया है तो उन्हें पता होता है कि कैसे सिलेक्टिव पढ़ाया जाए और कैसे बच्चों को सिलेक्शन दिलाया जाए। तो जैसा कि आपने सुना, और ये संस्थान, अध्ययन मंत्रा संस्थान, पूरे बच्चों के लिए समर्पित है। और पता क्या है वैसे इस संस्थान का, कोई बच्चा आना चाहे तो? पता ये है, सिंचाई कॉलोनी, पन्ना नाका, ज्ञानदीप स्टेशनरी वाली बिल्डिंग है। आप यहाँ आइए, ऑफिस में विजिट करिए और एडमिशन लीजिए, एक बार पढ़ के देखिए। आप सही मार्गदर्शन पढ़ेंगे तो सिलेक्शन की गारंटी हमारी है। और जितनी भी जीएस फैकल्टी तो हम नेट जेआरएफ से नीचे रखते ही नहीं है। जिसने नेट जेआरएफ क्वालिफाई किया हो, मतलब गुणवत्ता से कोई कमी नहीं हमारे यहाँ। कि सर कह रहे हैं कि बहुत ही अनुभवी शिक्षक और बहुत ही गुणवत्तापूर्ण, क्योंकि आप खुद सर खुद एक शिक्षक हैं और एक बहुत प्रसिद्ध शिक्षक हैं।
तो ये जब आप तो अपनी फैकल्टी बिल्कुल। आप बहुत शानदार रखेंगे ही, तो बिल्कुल ही कोई दिक्कत नहीं है। तो अच्छा संस्थान है। चलिए आज के लिए इतना ही बहुत है, बिल्कुल। और फिर आपसे मिलते हैं। बिल्कुल, चलिए, बहुत बहुत तब- धन्यवाद आपका। बहुत चलिए ठीक। थैंक यू सो मच।